कही अभी प्रशांत ने कि इतना बिलियंस ऑफ डॉलर का आउटफ्लो हो गया 6-7 दिन के अंदर। और डेफिनेटली आप अगर वॉर लाइक सिचुएशन पे हैं तो आपको अपनी कुछ चीज़ें पता लगती हैं कि भाई मुझे और ऐसे इक्विप्ड होना है। और ये वॉर अगर हम देखें और जो बातें इस समय हो रही कि वॉर सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, इसमें चाइना भी पीछे से टेक्निकली वॉरफेयर सपोर्ट में आ ही गया था। तो आपको उस लेवल पे अब अपने आप को, अभी भी भारतीय सेना का कोई वो सानी नहीं है और जिस तरह से जाके डैमेज किया पाकिस्तान को, लेकिन ये कंटिन्यूस सिचुएशन है, आपको और एडवांस टेक्निक्स और ये उस पर काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा। एक तरफ अभी थोड़े दिन पहले आपसे हमने बातचीत की कि कितना काम हो रहा है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और रियल स्टेट सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसी सिचुएशन समटाइम कुछ बजट इधर का उधर ज़्यादा करना, हालांकि इंडिया एक बहुत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, तो मुझे लगता नहीं कि पैसों की कुछ उस लिहाज से कमी हो जाएगी कि आपको इतना करना पड़ जाए कि आपके बाकी के डेवलपमेंट रुक जाए, लेकिन फिर भी कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं, देखिए, इम्पैक्ट आ सकता है। वही बात जो हम तीनों ने भी कही अभी, कि इम्पैक्ट तब आएगा जब ये बहुत गहरा या बहुत लंबा मेरा चले। यहाँ पूछने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने अपना बजट जो है डिफेंस वाला वो थोड़ा इनहांस किया, तो थोड़े आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी का जितना हम काम देख रहे हैं वो थोड़ा स्लो पड़ जाए इन दैट वे। जी, मैं वहीं आ रहा था। ओके। तो अगर जो हमने अभी 4 दिन का युद्ध देखा या युद्ध जैसा माहौल देखा, इसे प्रॉपर युद्ध भी नहीं घोषित किया गया, तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इम्पैक्ट पड़ा हमें। लेकिन अगर ये लंबा चल जाए, मान लीजिए कि 20-25 दिन का युद्ध हो जाए या खुदा न खास्ता उससे भी ज़्यादा लंबा हो जाए, तो डेफिनेटली हमें अपने कैपिटल को, अपने रिजर्व्स को डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से, बल्कि दूसरी तरह की मैन्युफैक्चरिंग को भी हमें डाइवर्ट करना पड़ सकता है वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि फ़िलहाल जिस स्थिति में हम खड़े हैं और जहाँ से अब हम डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये दिन ना आए। लेकिन अगर ये लंबा चल जाए तो न सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और अगर इकोनॉमिक्स की बिल्कुल आधारभूत भाषा को देखें तो कंजम्पशन, जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, सरकारी एक्सपेंडिचर होता है, ये तीनों मिलाकर ही आपका मुख्य रूप से जीडीपी बनता है। तो इन तीनों पे असर आना फिर लाजिमी है। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, और हम नहीं चाहते, भगवान वो दिन ना दिखाए कि वो कि सारा कुछ डाइवर्ट करके वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ले जाना पड़े। हाँ, जो हमारे शत्रु देश हैं या जो इकोनॉमीज चाहती हैं कि ऐसा बिगड़े, वो ज़रूर हमें उस तरफ खींचना चाहेंगी कि इन्हें वॉर में हम ड्रैग कर लें, ताकि इनकी ये एक्सपेंडिचर बंद हो जाए, जिससे कि रियल एस्टेट अफेक्ट होता है, और इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बंद हो जाए। शायद ऐसा ना हो, लेकिन अगर लंबा चल गया, 15-20-25 दिन का युद्ध हो गया या और लंबा हो गया, तो ज़रूर ये असर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये नहीं कह सकते। अच्छी बात यह है कि हमारा जो आज भी हमारे रिजर्व्स हैं वो कहीं बेहतर हैं। जो हमारे डायरेक्ट शत्रु देश हैं उनसे तो कहीं ज़्यादा बेटर है, पाकिस्तान की अगर आप बात करें। लेकिन फिर भी युद्ध का असर तो बिल्कुल पड़ेगा अगर ये होता है तो। सौरभ, एक सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूँ, वो ये कि कई लोगों से इस तरह की बातचीत एंड अगेन दोज आर्टिकल्स, और आजकल तो क्योंकि लोग बड़े रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो तुरंत आपके उनके मन की बातें पता लगने लगती हैं, क्या वो पूछते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आने लग गया था कि क्या प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ 4-5 दिन का, ऐसे इंसिडेंट से तो प्रॉपर्टी के रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप एक तरह पैसा नहीं खरीद रहे कर रहे हैं कि आपने आज खरीदा और 4 दिन बाद बेचना है या 1 महीने बाद बेचना है। इसके लिए कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करता है। बट अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है और लंबा इलोंगेटेड वॉर होता है, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम उसको बेच देंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अभी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इवन जो एंड कंज्यूमर है वो भी सोचेगा कि अभी क्या राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे अगर इलोंगेटेड वॉर होता है तो लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन अभी जो हमारा सिचुएशन था जहाँ पे कि काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल किया गया, और उससे लगता भी है कि बहुत ही मुश्किल है कि चीज़ें इस तरह से एस्केलेट हों, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे ऐसा शॉर्ट टर्म में फ़र्क पड़ता है। बट अगर आप देखेंगे जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो अब रशिया यूक्रेन में ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी परचेज डिप हो गई है, बट दुनिया में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके वो लोग इन्वेस्ट करने लगे।
और वहां पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. सो बेसिकली द कैपिटल इज getting away from the home country or the war country and going to other countries. तो उस तरह का चीज भी देखा जा सकता है कि अगर वॉर लंबा होगा तो लोग बोलेंगे कि इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें, कहीं जाके बाहर इन्वेस्ट करते हैं जहां पे की सिचुएशन स्टेबल है एंड द डिमांड विल गो टू दैट साइड. जी, ठीक है। ये मैं इस पे और आऊँगा क्योंकि लोगों के मैंने तरह-तरह की बातें सुनी और लोग अपनी ईएमआईज़ की बातें करने लग गए। लेकिन प्रशांत, जो आपने कुछ पुराने अपनी रिपोर्ट के अंदर पुराने वॉर्स का एनालिसिस किया है, तब क्या देखा गया था? क्या कारगिल के दौरान या 71 थोड़ी पुरानी बात हो गई, उस समय बिल्कुल ही अलग देश था? क्या रियल एस्टेट जैसे आज हम देख रहे हैं वैसा मार्केट तो बिल्कुल ही नहीं था, तो शायद ऐसी तुलना भी बेमानी हो जाएगी। लेकिन जो भी डेटा अवेलेबल है, क्या असर लैंड प्राइसेस वो शायद अगर आपने स्टडी की हो, क्या असर पड़ा जब वॉर चली? कारगिल वॉर ठीक-ठाक चली थी, 71 की भी थी 13 दिनों की वॉर, लेकिन हाँ, एक पीरियड था जिसमें बहुत डेफिनेटिव रिजल्ट उसका निकल कर आया। क्या कहता आपका डेटा? देखिए 71 से हम शुरू करते क्योंकि उसके पहले तो रियल एस्टेट काफी नॉन एग्जिस्टेंट था. सो 71 के समय हमारा डिफेंस बजट जो था 57% से इंक्रीज कर दिया गया था. सो डेफिनेटली बहुत सारा जो फंड एलोकेटेड था इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ वो थोड़ा हॉल्ट हुआ. दूसरी सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या आई थी, उस समय आप याद कीजिए हमारा 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम चलता था, वो डेफर कर दिया गया था. उस साल वो लागू नहीं किया गया था. तो हमारा जो एक रोड मैप था डेवलपमेंट का, हम उस पर काफी पीछे चले गए. गवर्नमेंट ने एक आयरन ग्रिप लगाया था ऑन स्टील के प्राइसेस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एंड एवरीथिंग वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स डिफेंस सेक्टर, जिसकी वजह से काफी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी मटेरियल थे उनके दाम काफी बढ़ गए थे. तो हमारे पास उस समय कुछ ऐसा पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है कि प्राइसेस कितने बढ़े थे, पर जो कंस्ट्रक्शन के जितने भी कॉस्ट वाले एलिमेंट थे वो काफी तेजी से बढ़े. अगर हम 99 कॉन्फ्लिक्ट की देखें, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की हम अगर बात करें तो उसमें करीब 6,500 करोड़ का खर्चा आया था. और उस समय भी गवर्नमेंट ने जितने भी जरूरी चीज जो कि डिफेंस सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करने थे उस पे उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट प्राइसिंग कर रखी थी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के इनपुट कॉस्ट बढ़ गए थे. तो उस समय हमने देखा था कि प्राइसेस इनपुट कॉस्ट बढ़े थे, डिमांड पे हमने काफी मंदी देखी थी उस समय. तो फर्क इस तरीके से पड़ा था. पर ऐसा देखिए, हमें डायरेक्ट लिंकेज जोड़ना कि अगर वॉर अगर चल रहा है, फॉर्चुनेटली अगर देखिए हमारे कंट्री में जितने भी हमने रिसेंट वॉर देखे हैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला. इट वाज शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल. तो वैसा कुछ खास इम्पैक्ट दिखता नहीं है. सेंटिमेंट हमें देखने को ये मिला है कि जैसे ही वॉर खत्म होता है लोग रियलाइज करते हैं कि एक फिजिकल एसेट बहुत जरूरी होता है एंड दे स्टार्ट टू बाय. तो हमने इमीडिएट वॉर के बाद हमने क्या देखा है कि प्राइसेस में काफी तेजी आती है और लोग मकान खरीदने की तरफ इच्छुक होते हैं. सिमिलर हमने अगर देखा जाए, एक पैरेलल ड्रॉ करें, एक हमारा एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हाल में हुआ कोविड के समय हमने देखा था, जहां पे काफी प्राइसेस डिप हो गई थी उस अनसर्टेनिटी के दौरान. लेकिन जैसी चीजें सुधरना शुरू हुई लोगों ने आकर प्रॉपर्टी खरीदना शुरू किया एंड वो एक मेजर कारण था प्रॉपर्टी सेक्टर के वापस से रिवाइव होने का. तो किसी अनसर्टेनिटी के बाद जब थोड़ी सी सर्टेनिटी का माहौल आती है तो लोग सबसे पहले एक सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तरफ बढ़ते हैं. और मेरे ख्याल से आज के डेट में रियल एस्टेट और गोल्ड काफी हद तक आप देखेंगे प्रेफर्ड सेफ डेस्टिनेशन है. इसलिए आप देखें अनसर्टेनिटी के समय गोल्ड का भी प्राइस देखा आप कितना भाग चुका है. रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के प्राइसेस भी काफी फर्म रहे हैं. तो मेरे ख्याल से, हालांकि वॉर, मैं हमेशा यही कहता रहूंगा, सभी अग्री भी करेंगे, वॉर किसी इकोनॉमी के लिए, किसी ह्यूमन काइंड के लिए अच्छी बात होती नहीं है. पर वॉर के बाद हमने देखा है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ जाते हैं. आप ये देखिए, अमेरिका भी अगर देखिए ग्रेट डिप्रेशन से तभी निकल पाया था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस से रीबिल्डिंग एक्टिविटी शुरू हुई थी. वॉर हमेशा हानि पहुंचाता है, पर अगर आप बिजनेस सेंस के बाद देखें उसके आफ्टर इम्पैक्ट काफी आप देखते हैं रिबिल्डिंग एक्टिविटी होती है. इसका एक दूसरा नतीजा ये भी देखिए, डिफेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे गवर्नमेंट सिर्फ फोकस करती है रोड्स के ऊपर, वो आप देखिए बॉर्डर एरिया पे भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ती है. सो ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो अच्छा निकल कर आता है, पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वॉर डिस्ट्रक्शन लेकर आता है, उसके बाद आप रिबिल्ड करते हो. सो इट इज नॉट ओनली कि क्या हमने खोया, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है डेवलपमेंट का. इकोनॉमी, हमारे डेटा के हिसाब से अगर देखें, इकोनॉमी हमेशा
करीब 2-3 साल पीछे चली जाती है अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में, हमेशा 0.25 बेसिस से लेके 0.3-0.25 तक हमने हमेशा देखा है एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है जीडीपी ग्रोथ में। हमने देखा है कि चाहे वो पुराने वॉर्स हो, वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, उसके बाद रीबिल्ड हुए हैं देश और कहां से कहां पहुंचे। जापान की कहानी और कई सारे देशों की कहानी है जो वॉर रिडन होने के बाद उन्होंने तरक्की की जो आधारशिला रखी। लेकिन वही है कि आप एक बड़ी प्राइस पे करके फिर आगे जाते हैं तो शायद आप आगे से तो कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसी कीमत देके मैं तरक्की लेके आऊं। वॉर कभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आ ही जाए, माथे पड़ ही जाए, तो उसका अलग इकोनॉमिक्स है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बिल्कुल अरविंद जी, आपने जो शुरू में जिक्र किया था कि एक तो है कि ये जो सेंटिमेंट का असर है, जो मैंने सौरभ से सवाल पूछे कि भाई लोग कह रहे हैं कि मैं दाम गिर जाएंगे या मैं ईएमआई कैसे पे करूंगा, थोड़ा सा घबराहट आ जाती है मन में, कुछ कल जॉब्स और ये तमाम चीज़ें। लेकिन जो कमर्शियल रियल स्टेट है, रिटेल रियल स्टेट है, जो जीसीसीज लगातार इंडिया में आ रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी यही सब देखते हैं। अगर कोई देश युद्ध में उलझा हुआ है तो डेफिनेटली चीज़ें रुक जाएंगी, कंपनीज 4 बार सोचेंगी। अभी तो बात हो ही रही थी कि जो मेन एप्पल फैसिलिटी है शायद वो चाइना से उठ के इंडिया आने वाली है। ये इम्पैक्ट कितने भारी हो सकते हैं? फिर वो रियल एस्टेट से तो कनेक्ट हो ही जाते हैं। जी, एक बात और जोड़ दूं इस पे आने से पहले। जो प्रशांत ने कहा कि देखिए वॉर के दौरान जो बड़ी चोट पहुंचती है, और मैं वॉर में किसी भी वूका इवेंट को ले रहा हूं, जैसे कोविड था, वो भी एक वॉर जैसी सिचुएशन थी, तो वो इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है कि उसको भरने की प्रोसेस में हम काफ़ी तेज़ प्रगति करते हैं। पूरे विश्व ने तेज़ प्रगति की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और 3-3.5 दशक तक की थी। कारगिल वॉर जो हमारे यहाँ हुआ, उसके बाद हमारी जीडीपी 8.9% की रेट से ग्रो करने लगी। तो ये हमेशा होगा और ये हमेशा होता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी किसी घटना का इंतज़ार करें। अब आते हैं बात पर कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें क्या होगा। उससे भी पहले एक बात और कहना ज़रूरी है विपिन जी, थोड़ा 1 मिनट शायद अधिक ले लूं। बिल्कुल। देखिए, वॉर के समय ईएमआई की चिंता या लोन की चिंता ये होना लाजिमी है, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि अगर बहुत ही इम्पैक्टफुल वॉर हो गया या इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, तो सरकारें ऐसे समय पर बैंक्स के साथ मिलकर या इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर वो फैसले भी ले लेती हैं कि आपको वो भार ना उठाना पड़े, या उसमें मोरेटोरियम मिल जाए कुछ समय का, या कोई छूट मिल जाए, या कोई रीफाइनेंसिंग मिल जाए। ऐसे तमाम सरकारों के पास उपाय होते हैं जो कि आज हम जहां युद्ध चल रहा है उन इकोनॉमीज़ में भी देख पा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की रिलीफ दी है। तो दर्शकों के लिए ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि अगर सचमुच ऐसी कोई परिस्थिति आ गई दुर्भाग्यवश, तो इस उलझन में या इस डर में न सिमटे पड़े रहें कि शायद हम तो डूब जाएंगे। सरकारें आपका साथ देती हैं ऐसे समय पर। अब आते हैं उन सेक्टर्स की तरफ जिनकी बात आप कर रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल तय है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का अच्छा होना, क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस का अच्छा होना ज़रूरी होता है इकोनॉमी के लिए, और ख़ासकर कुछ सेक्टर्स के लिए, जैसे कि ऑफिस सेक्टर है, जीसीसी है, जो कि बिल्कुल लिंक्ड है इंडिया यूएस रिलेशन पर या ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस पर। तो इन पे मेरा अभी ये अंदाज़ा है कि देखिए, हमारी जो करंट ऑफिस मार्केट की इकोनॉमी है उसका 50% या शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा जीसीसी है इन दिनों। और जीसीसी एक तरह की नए ज़माने की आउटसोर्सिंग है, जिसको कि इनसोर्सिंग भी कहा जा रहा है, कि उसी कंपनी का अपना ऑपरेशन है जो किसी दूसरे देश में बिठा दिया है। अब यहाँ पे अहम ये है जानना कि हमारा जीसीसी का बिजनेस सबसे ज़्यादा इस समय किस पर डिपेंडेंट है। वो यूएस पर डिपेंडेंट है, दूसरी इकोनॉमीज़ पर भी डिपेंडेंट है। क्या यूएस से हमारे रिश्ते आज बिगड़ गए हैं? बिगड़े तो नहीं हैं। हालांकि कुछ खटास शायद आई होगी जिस तरह से ये सीज़ फायर हुआ, या सीज़ फायर ना कह लें तो जिस तरीके से ये स्थगित हुआ, तो उससे थोड़ी सी एक खटास शायद लोगों के मन में आई होगी। लेकिन रिश्ते नहीं बिगड़े हैं, बिजनेस टू बिजनेस संबंध नहीं बिगड़े हैं। तो फिर बात वहीं आ जाती है जहां हम तीनों खड़े हैं पिछले आधे घंटे से, कि जब तक ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल वॉर ना हो जाए और विदेशी ताकतें इसमें पूरी तरीके से उलझ न जाएं, अगर चीन इसमें बुरी तरह से उलझ जाए या फिर अमेरिका उलझ जाए और हमारे रिश्ते बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाएं, जो कि बिजनेसेस के रिश्ते भी ख़राब कर दें, तब तक ये जीसीसी का इम्पैक्ट या क्रॉस बॉर्डर ऑफिस मार्केट्स का इम्पैक्ट अभी देखने को नहीं मिल सकता। मेरी समझ से जो Q2 है, जो इस समय चल रहा है, जिसे हम 30-35 दिन में क्लोज करेंगे नंबर्स को, तब भी ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं दिखेगा मेरी समझ से। Q3 में भी शायद ना दिखे। लेकिन अगर ये दोबारा इग्नाइट हो गया किसी वजह से और लंबा चल गया या कोई बहुत इम्पैक्टफुल कुछ हो गया, तो ज़रूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसेस कॉन्फिडेंस पे चलते हैं, बिजनेसेस
फ्यूचर में आने वाली संभावनाओं पे चलते हैं। एप्पल का यहाँ आना या किसी भी दूसरी कंपनी का यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाना इस हद पे, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आने वाले 10-12 साल में यहाँ पे क्या देख रहे हैं। अगर उन्हें आज ये डर पैदा हो जाए कि यहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट पे कल की तारीख में कोई मिसाइल गिर जाएगा आके, या इस पे किसी तरह का विस्फोट हो जाएगा, या किसी तरह की स्ट्राइक हो जाएगी, या ऐसा कोई भी इवेंट हो जाएगी जिससे कि वो ऑपरेशन उनके ठप हो जाएं, भले ही 1 हफ्ते के लिए ठप हो जाएं, तो ज़रूर उस पर फ़र्क पड़ेगा। जो आज की परिस्थिति है उसे देखकर वो दिन अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम शायद वहाँ तक चले जाएंगे। लेकिन अगर ये सब बातें हुई जो मैं कह रहा था, या जो हमारे बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, तो ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। दुर्भाग्यवश ऐसा होना बिल्कुल तय है अगर वॉर लंबी हो गई या वॉर बड़ी हो गई तो। हालांकि हम यहाँ वॉर का